नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। एक सवाल जो आजकल अक्सर मन में आता है, हम तकनीकी रूप से इतनी तरक्की कर रहे हैं, मतलब चांद पर पहुंच रहे हैं, एआई बना रहे हैं, पर क्या हम वाकई बेहतर, ज्यादा खुशहाल और न्यायपूर्ण समाज बन पा रहे हैं? क्या सच्ची मानवीय उन्नति सिर्फ गैजेट्स और बिल्डिंग्स में है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, श्री प्रभात रंजन सरकार के विचारों की रोशनी में। वे प्राउड यानी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियोरी के प्रणेता थे और उन्होंने सभ्यता, विज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति के बीच एक गहरा, बहुत गतिशील रिश्ते की बात की। हमारा आज का मिशन है इस रिश्ते को समझना और देखना कि कैसे इन तीनों का सही संतुलन एक शानदार, शोषण मुक्त और प्रगतिशील भविष्य का दरवाजा खोल सकता है। ये पूरी चर्चा श्री सरकार के विश्लेषण पर आधारित है। बिल्कुल। और ये सवाल आज मुझे लगता है पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। अक्सर हम प्रगति को सिर्फ वैज्ञानिक या कह लीजिए आर्थिक विकास से मापते हैं। श्री सरकार का दृष्टिकोण हमें एक ज्यादा समग्र तस्वीर दिखाता है, जहां असली उन्नति के लिए विज्ञान की शक्ति और सभ्यता के विवेक का संगम वो अनिवार्य है। ये भविष्य के निर्माण के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और व्यावहारिक रोड मैप एक तरह से। तो चलिए सबसे पहले नींव मजबूत करते हैं। श्री सरकार ने संस्कृति और सभ्यता में एक बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताया। संस्कृति क्या है, जरा इसे खोले। जी, श्री सरकार के अनुसार संस्कृति वो है मानव जीवन के विभिन्न अभिव्यक्तियों का सामूहिक नाम, जैसे कला, संगीत, साहित्य, भाषा, रीति रिवाज। ये ज्यादातर हमारे बौद्धिक और भावनात्मक जीवन से जुड़ी है। अच्छा, और सभ्यता ये संस्कृति से अलग कैसी हुई फिर? देखिए, सभ्यता है उन अभिव्यक्तियों में पाया जाने वाला परिष्कार, नफासत या कहें रिफाइनमेंट की सूक्ष्म भावना। ये सिर्फ जानना नहीं बल्कि उसे व्यवहार में लाना है, और वो भी विवेक और नैतिकता के साथ। जैसे एक उदाहरण उन्होंने दिया है, किसी का स्वागत करते हुए सिर्फ आओ कहना एक सांस्कृतिक व्यवहार हो सकता है, लेकिन कृपया अंदर आइए कहना उस व्यवहार में एक सूक्ष्म परिष्कार, एक सम्मान का भाव जुड़ता है। बस यही सभ्यता का परिचायक है। ये बाहरी शिष्टाचार से कहीं ज्यादा है। ये आंतरिक विकास और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता का प्रतिबिंब है। ये दिलचस्प है। मतलब कोई समाज बाहर से बहुत विकसित दिख सकता है, ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर लोगों के व्यवहार में, उनके फैसलों में वो नैतिक परिष्कार, वो विवेक नहीं है, तो श्री सरकार के अनुसार वो शायद पूरी तरह सभ्य नहीं कहलाएगा। आज के सोशल मीडिया के दौर को देखें तो ये बात और भी सोचने पर मजबूर करती है ना? जहां कनेक्टिविटी तो बड़ी है, पर क्या आपसी व्यवहार में वो गहराई आई है? बिल्कुल। बाहरी चमक दमक सच्ची सभ्यता का पैमाना नहीं है। अब देखें कि इसका विज्ञान से क्या रिश्ता है। श्री सरकार का विश्लेषण है कि सभ्यता और विज्ञान का विकास अक्सर साथ साथ होता है। विज्ञान हमें साधन देता है, क्षमता देता है। लेकिन क्या यह हमेशा एक सकारात्मक रिश्ता होता है? मतलब कोई खतरा भी है इसमें? हाँ, यहीं पर श्री सरकार एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। जब विज्ञान सभ्यता पर हावी हो जाता है, जब हम वैज्ञानिक प्रगति को ही सब कुछ मान लेते हैं और मानवीय मूल्यों, नैतिकता और विवेक को पीछे छोड़ देते हैं, तो सभ्यता का पतन निश्चित हो जाता है। इतिहास गवाह है। आप मिस्र को देखिए, ग्रीस को देखिए, महान सभ्यताएं थीं। वे तब तक फली फूली जब तक विज्ञान और सभ्यता में एक संतुलन था। जैसे ही विज्ञान का उपयोग सिर्फ भोग विलास और शक्ति प्रदर्शन के लिए होने लगा, नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ और वे पतन की ओर बढ़ गईं, नष्ट हो गई। तो विज्ञान की भूमिका क्या है? श्री सरकार ने इसे कैसे परिभाषित किया? विज्ञान है क्या आखिर? उनके अनुसार परिभाषा बहुत सीधी है। भौतिक चीजों के उचित उपयोग को सिखाने वाला ज्ञान ही विज्ञान है। यानी विज्ञान एक शक्तिशाली औजार है, एक टूल। ये अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं। इसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम इसका उपयोग मानव कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और सबकी भलाई के लिए करते हैं, या फिर विनाश, शोषण और स्वार्थ के लिए? अच्छा, और यही सभ्यता का रोल आता है ना? सभ्यता ही विज्ञान को दिशा देती है, उसे नैतिकता का चश्मा पहनाती है। एकदम सही, बिल्कुल। सभ्यता ही वो लगाम है जो विज्ञान को सही रास्ते पर रखती है। बिना सभ्यता के मार्गदर्शन के विज्ञान विनाशकारी हो सकता है। सोचिए, परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने में भी हो सकता है और बम बनाने में भी।
हाँ बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बीमारियों का पता लगाने में भी हो सकता है और भेदभाव फैलाने या निगरानी रखने में भी। सभ्यता ये सुनिश्चित करती है कि विज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई के लिए हो। इसीलिए विज्ञान का अध्ययन और अभ्यास जरूरी है, लेकिन उसे कभी भी सभ्यता से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। इसी बात को श्री सरकार ने एक बहुत ही यादगार रूपक से समझाया है। विज्ञान सभ्यता के बिना अंधा है और सभ्यता विज्ञान के बिना लंगड़ी है। ये बहुत शक्तिशाली कथन है। पहले हिस्से का क्या मतलब है? विज्ञान सभ्यता के बिना अंधा है, जरा इसे समझाइए। इसका मतलब है कि विज्ञान के पास अपार शक्ति तो है, लेकिन उसे सही, गलत, नैतिक, अनैतिक की समझ नहीं है। उसे दिशा नहीं पता। वो बस आविष्कार कर सकता है, समस्याओं का तकनीकी समाधान ढूंढ सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि किस दिशा में जाना मानवता के लिए हितकर है, फायदेमंद है। सभ्यता उसे वो दृष्टि, वो विवेक, वो दिशा देती है। बिना नैतिक मार्गदर्शन के विज्ञान अंधे की तरह भटक सकता है, विनाश की ओर बढ़ सकता है, जैसा हमने अनियंत्रित औद्योगिक प्रदूषण या हथियारों की होड़ में देखा भी है। और दूसरा हिस्सा, सभ्यता विज्ञान के बिना लंगड़ी है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि चाहे कोई समाज कितना भी नैतिक, कितना भी सांस्कृतिक रूप से उन्नत क्यों ना हो, अगर उसके पास वैज्ञानिक प्रगति के साधन नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है, तरीके नहीं है, तो वो व्यावहारिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छी नीयत और ऊंचे आदर्श होने के बावजूद वो गरीबी, बीमारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से प्रभावी ढंग से लड़ नहीं पाएगा। विज्ञान उसे वो पैर देता है, वो क्षमता देता है, जिससे वो अपने आदर्शों को जमीन पर उतार सके, समाज को सच में बेहतर बना सके। सोचिए, बिना मेडिकल साइंस के हम महामारियों से कैसे लड़ते, आज जो हम कर पा रहे हैं। हाँ, ये तो है। बिना टेक्नोलॉजी के हम दूर बैठे लोगों से कैसे जुड़ते या शिक्षा कैसे फैलाते, सब रुक जाता। वाह, ये तो कमाल का संतुलन है। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा और अप्रभावी। ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं लगता, बल्कि आज की दुनिया की चुनौतियों को समझने और उनका हल निकालने के लिए एक बेहद जरूरी फ्रेमवर्क लगता है। पर सवाल ये है कि क्या हम आज इस संतुलन को साध पा रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, श्री सरकार भारत के इतिहास से उदाहरण देते हैं। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस दौर में विज्ञान और सभ्यता दोनों का विकास साथ साथ हुआ, एकदम कदम से कदम मिलाकर। कला, साहित्य, दर्शन के साथ साथ गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। लेकिन बाद के दौर में जब विज्ञान की उपेक्षा हुई, उसे कम आंका गया, तो समाज पिछड़ने लगा। ये दिखाता है कि संतुलन कितना नाजुक और कितना जरूरी है। और आज की स्थिति, आज तो हमारे पास विज्ञान पहले से कहीं ज्यादा विकसित है। मतलब रॉकेट उड़ रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, अभूतपूर्व। बिल्कुल, और यही श्री सरकार का दृष्टिकोण बेहद आशावादी और भविष्योन्मुखी हो जाता है। ये बहुत पॉजिटिव बात है। वो कहते हैं कि आज हमारे पास विज्ञान की जो शक्ति है वो मानव इतिहास में अभूतपूर्व है, पहले कभी नहीं जीतनी शक्ति। ये कोई निराशा की बात नहीं, बल्कि एक अविश्वसनीय अवसर है, एक मौका। जरा सोचिए, अगर हम इस असीम वैज्ञानिक क्षमता के साथ सभ्यता को भी उसी ऊंचाई पर ले जाएं, मतलब मानवीय मूल्यों, करुणा, सहयोग, न्याय और नैतिक विवेक को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, तो मानवता प्रगति की ऐसी छलांग लगा सकती है जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। हम वास्तव में एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो आज की समस्याओं से मुक्त हो। ये संभव है। ये तो बहुत ही प्रेरणादायक और वाकई ऊर्जा देने वाली सोच है। एक बेहतर भविष्य का नक्शा। क्या इसी प्रगतिशील दृष्टिकोण को श्री सरकार ने प्राउड कहा है? ये वही है? हाँ, बिल्कुल। प्राउड इसी संतुलन पर आधारित एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है। ये सिर्फ एक आदर्शवादी सपना नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक खाका है, एक ब्लूप्रिंट है ऐसी दुनिया बनाने का जहां विज्ञान और सभ्यता मिलकर चलें। और इसका आधार है आध्यात्मिकता, वो आंतरिक विकास जो हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि सबके कल्याण के बारे में सोचने की प्रेरणा देता है। वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना। प्राउड एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसका नेतृत्व सद्विप्र करे। सद्विप्र? ये कौन है? सद्विप्र यानी ऐसे लोग जो न सिर्फ बौद्धिक रूप से सक्षम हों, बल्कि नैतिक रूप से दृढ़ हों और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हों, जिनका लक्ष्य सबका हित हो, न कि सिर्फ अपना या किसी खास समूह का, मतलब सेल्फलेस लीडर्स। ऐसी व्यवस्था में संसाधनों का उचित उपयोग होगा, पर्यावरण की रक्षा होगी और किसी भी तरह का शोषण, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या मानसिक, नहीं होगा। एक शोषण मुक्त समाज। तो आध्यात्मिक प्रगति भी इस समीकरण का एक अहम हिस्सा है, मतलब ये तीसरा पैर है।
निश्चित रूप से श्री सरकार का मानना है कि जब विज्ञान और सभ्यता का सही संतुलन होता है तो आध्यात्मिक प्रगति यानी इंसान की आंतरिक समाज, करुणा और विवेक का विकास वो अपने आप तेज हो जाता है। ये तीनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। सच्ची उन्नति वही है जो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर हो। तो आज की चर्चा का सार ये है कि सच्ची मानवीय प्रगति एक तिपाई की तरह है जिसके 3 पैर हैं, विज्ञान, सभ्यता और आध्यात्मिकता। श्री प्रभात रंजन सरकार के विचारों के अनुसार हमें विज्ञान की शक्ति को सभ्यता के विवेक और आध्यात्मिकता की गहरी समझ के साथ संतुलित करना होगा। एक के बिना दूसरे अधूरे हैं, लेकिन मिलकर वे अभूतपूर्व संभावनाओं का निर्माण कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। ये अतीत का विश्लेषण मात्र नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक स्पष्ट, सकारात्मक और क्रियाशील दिशा निर्देश है। एक एक्शन प्लान है। विज्ञान को मानवता की सेवा करनी है, उसे गुलाम नहीं बनाना। और ये संतुलन साध कर ही हम एक न्यायपूर्ण, टिकाऊ और समृद्ध दुनिया बना सकते हैं जहां हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले, सबके लिए समान अवसर। और सबसे रोमांचक बात यह है कि आज हमारे पास जो वैज्ञानिक क्षमता है उसके साथ अगर हम सभ्यता और मानवीय मूल्यों को भी उतना ही महत्व दें तो प्रगति की संभावनाएं असीम है, अनंत है। ये भविष्य हमारे हाथों में है। ये सोच ही कितनी ऊर्जा देती है। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने काम में, अपने समाज में विज्ञान और सभ्यता के इस संतुलन को कैसे बेहतर बना सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम एक शोषण मुक्त, न्यायपूर्ण और करुणामय समाज के निर्माण में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? छोटा ही सही, पर योगदान। अगर श्री प्रभात रंजन सरकार का ये प्रगतिशील, आशावादी दृष्टिकोण, प्राउड का यह दर्शन आपको प्रेरित करता है और आप इसे और गहराई से जानना चाहते हैं तो प्राउड के अध्ययन मंडलों, स्टडी सर्कल से जुड़ने पर विचार कर सकते हैं। जानकारी आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि हम सब मिलकर ही सभी के लिए शांति, न्याय और सच्ची प्रगति से परिपूर्ण एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।